Good afternoon, everyone. My name is Nitika Bansal, working as an assistant professor in Chandigarh Polytechnic College. In this video, we will discuss about computer languages and addressing modes. Okay, so let us start. First of all, we will discuss the topic computer languages and its types. What do I mean by computer languages? The language a computer can understand is known as computer language. Right? There are three different computer languages using which you can develop computer programs. And these three languages are machine language, assembly level language, and your high level language. ओके तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जिन लैंग्वेजेस को यूज करके हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं. तीन कंप्यूटर लैंग्वेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं, मशीन लेवल, असेंबली लेवल एंड हाई लेवल. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मशीन लेवल लैंग्वेज? मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है. ठीक है, और मशीन लेवल लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, there are two terms for machine language. It is your low level language and it is your binary language. Okay, machine level language क्या है? ये वो language है जो computer understandable है. It is in the form of 0 and 1. अगर आप machine level language यूज करके कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो आपको उसे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्यूटर की ही लैंग्वेज है और ये 0-1 की फॉर्म में होती है. मशीन लैंग्वेज में क्या है? आपको कुछ भी कोड लिखना है, कोई भी पिक्चर ड्रॉ करनी है, कुछ भी लेटर्स लिखना है, तो हर एक चीज के लिए आपके पास कोई ना कोई कोड अवेलेबल होता है. ठीक है, तो आप ये क्या कह सकते हो कि ये मशीन लेवल लैंग्वेज की एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ बाइनरी कोड होगा तो वो याद रखना इट इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है जी, मशीन लेवल लैंग्वेज की ये तो खास बात होगी कि उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है. ऑब्वियसली आपको ट्रांसलेटर नहीं चाहिए तो कोई कॉस्ट वगैरह नहीं लगेगी, कोई ट्रांसलेशन का टाइम नहीं लगेगा. बट एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं. लाइक कि आपको हर एक चीज के लिए कोई बाइनरी कोड याद करना पड़ेगा जो इजी नहीं है. दूसरी चीज, मान लो आपने मशीन लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिख दिया, अब ह्यूमंस हैं तो गलतियां तो होंगी. सपोज आपने प्रोग्राम में कहीं पे 0 का 1 कर दिया एंड 1 का 0 कर दिया, तो प्रोग्राम में क्या आएगा? ऑब्वियसली एरर आएगा. लेकिन फिर उस एरर को फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि सारे प्रोग्राम में जीरोस और वंस हैं. यू कैन नॉट इजीली फाइंड कि आपने कहाँ पे 0 का 1 कर दिया और 1 का 0 कर दिया. इसलिए मशीन लेवल लैंग्वेज में काम करना इज नॉट इजी. टू ओवरकम डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज, हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आया है लैंग्वेजेस का, दैट इज योर असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है ये भी लो लेवल, ना कंप्लीटली हाई है ना कंप्लीटली लो है. यू कैन से इट इज एन मिडल लैंग्वेज और इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज में आप 0-1 की फॉर्म में काम नहीं करोगे. मशीन लेवल लैंग्वेज में आपके पास कुछ इंग्लिश में कोड्स होते हैं हर एक चीज के लिए. जैसे कि अगर आप 8085 की बात करें तो उसमें आपके पास एडिशन के लिए ADD कोड होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB होता है. कुछ लैंग्वेजेस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अलग कोड्स होते हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, डिवीजन के लिए DIV. इस तरह से हम असेंबली लेवल लैंग्वेज में हर चीज के लिए एक पर्टिकुलर कोड है. बट द थिंग इज यहाँ पे हर कोड इंग्लिश लेवल लैंग्वेज में है, तो उसको याद रखना एज कंपेयर टू 0-1 वाले कोड्स वो इजी है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात आती है कि असेंबली लेवल लैंग्वेज में आपके पास कोड्स हैं जो आपकी मशीन को तो समझ में नहीं आएंगे. तो इन कोड्स को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ ट्रांसलेटर. उस ट्रांसलेटर का यहाँ पे हमारे पास नाम है असेंबलर. तो असेंबलर का क्या काम होता है? असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना. ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को तो मशीन लेवल लैंग्वेज ही समझ आएगी ना, और कोई लैंग्वेज तो उसको समझ नहीं आने वाली. तो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं असेंबलर. ठीक, अब असेंबली लेवल लैंग्वेज की भी एक डिसएडवांटेज है कि मान लो कोई ऐसा माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत सारे कोड्स हैं, तो वो भी याद रखने पॉसिबल नहीं है कई बार. तो अगेन उस चीज को ओवरकम करने के लिए नाउ वी हैव हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो अभी हम लोग आजकल के जनरेशन में डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेजेस यूज करते हैं. दैट इज योर हाई लेवल लैंग्वेज, जो नॉर्मल आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, जिसमें किसी चीज के लिए आपको कोड याद करने की जरूरत नहीं है. लाइक अगर आपको एडिशन करना है तो उसके लिए कोई कोड नहीं है, आप सिंपली दो नंबर्स के बीच में प्लस का साइन पुट कर देते हो एंड दैट इज योर एडिशन. ठीक है, जो आजकल आपकी लैंग्वेजेस यूज होती हैं लाइक आपकी C++, जावा,
ये प्रोलॉग, फोर्ट्रॉन, लिस्प, पास्कल, पाइथन, डॉटनेट, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आज के टाइम में सब आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनमें काम करना इजी है एज कंपेयर टू मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज. Correct? So these are your three languages: assembly level language, machine level language, and high level language. Next, we discussed about the difference between machine level language and assembly level language. Why we discussed this? Because it is very important from exam point of view. Okay, so first point is कि machine level language is only understand by the computer. Human के लिए उसको उसके कोड्स को याद रखना easy नहीं है. और असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस है, तो वो इजीली हम लोगों को समझ में आ सकती है. दूसरी चीज, मशीन लेवल लैंग्वेज में हर एक चीज को रिप्रेजेंट करोगे आप लोग 0-1 की फॉर्म में, ठीक है, लेकिन असेंबली लेवल लैंग्वेज में हर चीज के लिए कुछ ना कुछ निमोनिक कोड्स होते हैं, राइट. थर्ड पॉइंट इज मशीन लेवल लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन बीइंग्स. वी डिस्कस दिस पॉइंट एज वेल. और असेंबली लैंग्वेज को याद रखना थोड़ा इजी है क्योंकि वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में होती है, ठीक. मशीन लेवल लैंग्वेज में मॉडिफिकेशंस करना, एरर्स को फाइंड आउट करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट. लेकिन असेंबली लेवल लैंग्वेज में आप मॉडिफिकेशन, एरर फिक्सिंग इजीली कर सकते हो, ठीक है जी. मशीन लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न द मशीन लैंग्वेज. और असेंबली लेवल लैंग्वेज में भले ही कोड्स काफी सारे हैं लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम लोग उन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है. मशीन लेवल लैंग्वेज में एग्जीक्यूशन फास्ट होती है, ये इसकी एडवांटेज कह सकते हो आप लोग, क्योंकि वहां पे कोई ट्रांसलेटर तो चाहिए नहीं. लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में कुछ ना कुछ ट्रांसलेटर चाहिए, तो वहां पे एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा हम लोग लैग कर जाते हैं, ठीक है. लास्ट पॉइंट अगेन सेम पॉइंट है कि देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर इन मशीन लेवल लैंग्वेज एंड देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसलेटर इन असेंबली लेवल लैंग्वेज लाइक असेंबलर. Yes, these are some difference between machine level language and assembly level language. Next, we will discuss about the mnemonic codes. As we will study 8085 microprocessor in this subject, and 8085 microprocessor works in assembly level language. तो 8085 में आपके पास हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ कोड होता है, जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि असेंबली लेवल लैंग्वेज में हर चीज के लिए एक पर्टिकुलर कोड है, ठीक है. उन्हीं कोड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अपने निमोनिक कोड्स. जैसे कि हमने अभी बताया था कि एडिशन के लिए आपके पास ऐड होता है, तो ऐड क्या हुआ आपका, इट इज योर निमोनिक कोड. और भी काफी सारी इंस्ट्रक्शन है आपकी 8085 में, लाइक हम लोगों को अगर डेटा मूव कराना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसके लिए आपके पास ऑप कोड होता है या कोड होता है MOV, जिसको आप बोल सकते हो उसका निमोनिक कोड. गॉट इट. तो निमोनिक कोड क्या हुआ, इट इज द कोड ऑफ द टास्क और ऑपरेशन दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल एडिशन के लिए जो कोड होता है ADD, वो आपका निमोनिक कोड हो गया. ओके. नेक्स्ट इज योर टर्म्स जो हम लोग आगे इंस्ट्रक्शंस में यूज करने वाले हैं, ऑप कोड एंड ऑपरेंड. ऑप कोड की फुल फॉर्म है सबसे पहले तो ऑप मींस ऑपरेशन एंड कोड. तो ऑप कोड इज ऑपरेशन कोड जो इंडिकेट करता है कि आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, ठीक है. और ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड स्पेसिफाई करता है डेटा को, किस डेटा पे वो ऑपरेशन परफॉर्म कराना है. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है ऐड A, B, तो यहाँ पे जो आपका ऐड है वो बता रहा है कि आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कि एडिशन करना है. तो ऐड क्या हो गया आपका ऑप कोड, और यू कैन से निमोनिक कोड. और A और B क्या है आपके, ये बता रहे हैं कि किन पे ऑपरेशन परफॉर्म कराना है. तो A और B हो गए आपके ऑपरेंड्स, करेक्ट. ऑप कोड ऑपरेशन कोड की क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, A एंड B हो गए आपके ऑपरेंड्स जो ये बताएंगे कि किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट. नेक्स्ट इज योर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बेसिकली क्या बताता है, जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिखोगे आगे चल के 8085 में, जो भी प्रोग्रामिंग करोगे, उस इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, मतलब एक इंस्ट्रक्शन का लेआउट कैसा होता है. आपको नीचे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है. एक इंस्ट्रक्शन में 3 मेन चीजें होती हैं, ऑप कोड, ऑपरेंड एंड देन एड्रेसिंग मोड. ऑपरेंड की आई गेस यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सो प्लीज फॉरगेट इट, इट्स ऑपरेंड. ओके. इंस्ट्रक्शन में हमारे पास 3 चीजें इंक्लूड होती हैं, उसका ऑप कोड,
ऑपरेंड एंड एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट आपके पास आता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के टाइप्स। 3 तरह के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, 1 बाइट, 2 बाइट एंड 3 बाइट। लेट अस डिस्कस दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या है? 1 बाइट इंस्ट्रक्शन ये बताती है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है पूरी की पूरी, जिसमें ऑपकोड भी है, ऑपरेंड भी है, वो पूरी इंस्ट्रक्शन मेमोरी में सिर्फ 1 बाइट लेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है एड बी। ये इंस्ट्रक्शन क्या बता रही है? सबसे पहली बात तो कि बी रजिस्टर के डेटा को हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर के डेटा के साथ ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका दूसरा ऑपरेंड है वो एक्यूमुलेटर है, जो कि आपका 8085 में बाय डिफॉल्ट चलता है, और ऐड जो है वो ऑपकोड है, किसके लिए? एडिशन के लिए। तो ये पूरी इंस्ट्रक्शन कितनी बाइट लेगी? 1 बाइट। ऐसा नहीं होगा कि ऑपकोड को अलग से स्टोर करोगे, ऑपरेंड को अलग से। इस तरह की जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी आपकी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होती है, कि मतलब ये 1 बाइट लेंगी। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सॉरी एग्जांपल नहीं, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप इज योर 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। ये कितनी बाइट्स लेगी? तो नाम से पता चल रहा है कि 2 बाइट लेगी, बट कैसे? नीचे एग्जांपल देखो। एग्जांपल लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में MVI A32H। यहाँ पे आपका MVI तो हो गया ऑपकोड, कि डेटा मूव कराना है। ए हो गया आपका एक्यूमुलेटर। 32H, 32 आपका डेटा है, 8 बिट का डेटा। एच का मतलब यहाँ पे कि हेक्साडेसिमल नंबर है। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन करेगी क्या? ये इंस्ट्रक्शन इस 32 नंबर को एक्यूमुलेटर में मूव कराएगी। ठीक है, अब अपनी मेन मुद्दे पे आते हैं। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन कैसे है? 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस वो होती हैं जिसमें 1 बाइट तो आपका ऑपकोड लेता है और 1 बाइट आपका ऑपरेंड लेता है। तो यहाँ पे 1 बाइट होगी MVI के लिए और 1 बाइट होगी आपके 32 डेटा के लिए। 32H हेक्साडेसिमल नंबर है, बाइनरी में कितने बिट्स का हो गया? 8 बिट का। तो अकेला 32H ही कितने बिट्स ले लेगा? 8 बिट, यानी कि 1 बाइट। बची कितनी? 1 बाइट। तो वो कौन ले रहा है? आपका ऑपकोड। 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस में मेनली आपके पास कोई डेटा स्पेसिफाई नहीं होता। 2 बाइट और 3 बाइट में कुछ ना कुछ आपका डेटा या एड्रेस स्पेसिफाई होता है। अब 8085 की अगर बात करें तो 8 बिट तो डेटा ही ले गया, तो बची हुई 8 बिट्स यानी 1 बाइट आपका कौन लेगा? ऑपकोड। तो ये टोटल कितनी बाइट्स का हो गया? 2 बाइट्स का। ठीक है जी। नेक्स्ट इज योर 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब इसमें आपकी पूरी इंस्ट्रक्शन कितनी बाइट्स लेगी मेमोरी में? 3 बाइट्स, जिसमें आपकी 1 बाइट तो होगी ऑपकोड के लिए और 2 बाइट्स होगी आपके एड्रेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिखा हुआ है LDA2050H। अब 8085 में 16 बिट की क्या चीज होती है? एड्रेस, जिसको अगर हम हेक्साडेसिमल में लिखें तो वो 4 बिट्स का बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये 2050 लिखा हुआ है ये आपका एड्रेस है 16 बिट का, जिसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ये 4 बिट्स का बना है। ठीक है, बाइनरी की बात करें तो ये कितने बिट का है? 16 बिट का। 16 बिट यानी कि 2 बाइट्स तो आपके एड्रेस ने ही ले ली। ठीक है, और 1 बाइट किसकी होगी? ऑपकोड की होगी। तो इस तरह से इसने टोटल कितनी बाइट ले ली इंस्ट्रक्शन ने? 3 बाइट। 1 बाइट ऑपकोड की और 2 बाइट एड्रेस की। अब आप ये कह सकते हो कि 1 बाइट इंस्ट्रक्शन वो होती हैं जिसमें कोई डेटा या एड्रेस नहीं होता, सिर्फ रजिस्टर होते हैं। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन वो होती हैं जिसमें 8 बिट का डेटा दिया होता है। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन वो होती हैं जिसमें 16 बिट का एड्रेस दिया होगा। ऑपकोड आपके मेनली हर जगह पे एक ही बाइट लेंगे, लेकिन उसके साथ जो डेटा या एड्रेस मेंशन है उससे उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, कि वो 2 बाइट बनेगी या 3 बाइट। डाटा है तो 2 बाइट की हो जाती है, एड्रेस है तो वो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो जाती है। Okay, so these are your 3 instruction formats: 1 byte, 2 byte and 3 byte. Clear? Next is your addressing modes. Addressing modes basically क्या हैं? Addressing modes are used to define how machine language instructions identify the operand of each instruction. और यू कैन से कि एड्रेसिंग मोड्स को हम लोग यूज करते हैं अपने ऑपरेंड का इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए, कि एक्चुअल में हमारे ऑपरेंड्स कहाँ पे हैं, वो किसी रजिस्टर में स्टोर्ड हैं या फिर वो किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर हैं। ये आपको कहाँ से मिलता है? अपने एड्रेसिंग मोड से। एड्रेसिंग मोड नाम से क्लियर होना चाहिए कि जहां से आप लोग अपने ऑपरेंड का एड्रेस फाइंड आउट करते हो। इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है? जो आपके ऑपरेंड का असली ओरिजिनल एड्रेस है, जहां पे आपका ऑपरेंड एक्चुअल में रिजाइड कर रहा है, दैट इज योर इफेक्टिव एड्रेस। तो वो आप किसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हो? एड्रेसिंग मोड्स की हेल्प से।
काफी सारे एड्रेसिंग मोड्स हमारे पास अवेलेबल हैं. वी विल डिस्कस फ्यू ऑफ देम. लाइक फर्स्ट वन इज योर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. इमीडिएट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि हर एक एड्रेसिंग मोड के नाम में ही उसका मतलब है. ठीक है. इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है? जिसमें आपके पास इमीडिएटली डाटा गिवन है. कोई यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट नहीं करना, कोई एड्रेस की नीड नहीं है, किसी रजिस्टर में मेमोरी में जाने की जरूरत नहीं है. आपको अपने इंस्ट्रक्शन में ही डाटा गिवन होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है MVI06H. अब यहाँ पे 06H क्या हो गया? आपका 8 बिट का डेटा जिसको आपने मूव कराना है. और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की पहचान क्या होती है कि आपके ऑप कोड में आई लिखा होता है. MVI, आई मीन्स इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. तो इस इंस्ट्रक्शन से क्या होगा? 06 जो नंबर है, जो डाटा गिवन है, ये आपका एक्यूमुलेटर में इमीडिएटली मूव हो जाएगा. यहाँ पे आपको कोई इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि आपको डेटा ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में ही गिवन है. ओके. सेकंड है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आपको डायरेक्टली एड्रेस दिया होता है. जैसा कि मैंने कहा था कि एड्रेसिंग मोड में ही उसका मतलब है. तो यहाँ पे एड्रेसिंग मोड का क्या मतलब हुआ कि जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी होगी उसमें ऑपरेंड्स में एक ऑपरेंड आपका एड्रेस होगा. उस एड्रेस पे जैसे ही आप जाओगे आपको अपना डेटा मिल जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या लिखा है? मूव आर कोमा एड्रेस. इस एड्रेस की जगह पे कुछ ना कुछ एड्रेस दिया है, तो आप मेमोरी में उस एड्रेस पे जाओगे और आपको वहां से अपना ऑपरेंड मिल जाएगा जिसको आपने मूव कराना है आर रजिस्टर में. इसमें भी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. आपको अपनी इंस्ट्रक्शन में एड्रेस गिवन होगा. जैसे ही आप उस एड्रेस पे जाओगे यू विल गेट योर डेटा जिसको आप मूव कराओगे रजिस्टर में. डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसमें इफेक्टिव एड्रेस क्या हो गया? जो आपको ये एड्रेस गिवन है, ये वाला. कैलकुलेशन तो यहाँ भी नहीं करनी पड़ी ना, आपको डायरेक्ट एड्रेस दिया हुआ है. आप उस एड्रेस पे जैसे ही जाओगे आपको अपना डेटा मिल जाएगा और फिर आप उस पर फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज योर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. वो डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट है. अब इनडायरेक्ट मीन्स यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एड्रेस गिवन होगा लेकिन उस एड्रेस पे आपको डाटा नहीं मिलेगा. उस एड्रेस को आप पे फिर से एक और एड्रेस मिलेगा. जैसा कि ये देखो डायग्राम में दिख रहा है ना, ये आपकी इंस्ट्रक्शन गिवन है. ठीक है. उसमें ये सेकंड फील्ड में ए, मतलब कोई ना कोई एड्रेस दिया हुआ है. जैसे ही आप मेमोरी में इस एड्रेस पे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले ब्लॉक में आपको फिर से क्या मिलेगा? एक और एड्रेस. नाम क्या है इस एड्रेसिंग मोड का? इनडायरेक्ट ना. तो जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन वाले एड्रेस पे जाओगे वहां पे आपको फिर से एक और एड्रेस मिलेगा और फिर उस एड्रेस पे जब आप जंप करोगे तब वहां पे आपको अपना ऑपरेंड यानी कि अपना डेटा मिल जाएगा. तो ये हुआ ना इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. तो इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट होगा? एड्रेस एट ए ऑफ ए, मतलब ए के एड्रेस पे जो एड्रेस दिया हुआ है वहां पे आपका डेटा स्टोर्ड है. इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्टली यहाँ पे ऑपरेंड दिया होता तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बन जाता, लेकिन यहाँ पे आपको फिर से एड्रेस दिया हुआ है. तो जैसे आप इस एड्रेस पे जंप करोगे आपको मिलेगा अपना डेटा यानी कि अपना ऑपरेंड जिसपे आपको काम करना है. दिस इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. नेक्स्ट इज योर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. अभी पीछे आपको क्या दिया हुआ था? एड्रेस. यहाँ पे आपको क्या गिवन होगा? रजिस्टर. रजिस्टर से आपको अपना डेटा डायरेक्टली मिल जाएगा. ठीक है. वहां पे आप क्या कर रहे थे? आप एड्रेस पे जा रहे थे, एड्रेस से डेटा मिल रहा था. यहाँ पे आपको दिया होगा इंस्ट्रक्शन में कोई ना कोई एक रजिस्टर. उस रजिस्टर में जैसे ही आप जाओगे तो आपको अपना मिल जाएगा ऑपरेंड. ठीक. ऐसे ही ये वाली है रजिस्टर इनडायरेक्ट. जैसे पिछली इनडायरेक्ट थी वैसी ही ये है कि जब आपको ये इंस्ट्रक्शन में जो भी ये रजिस्टर दिया हुआ है आप इस रजिस्टर पे जैसे ही जाओगे तब आपको वहां पे एक और रजिस्टर का नाम मिलेगा. ठीक है. या फिर कोई मेमोरी एड्रेस भी हो सकता है. फिर उस लोकेशन पे जाने के बाद आपको अपना डेटा मिलेगा. रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आपकी इंस्ट्रक्शन में कोई ना कोई रजिस्टर मेंशन होगा. जैसे ही आप उस रजिस्टर में जाओगे आपको कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन दी होगी. उस मेमोरी लोकेशन पे जाके आपको अपना डेटा मिलेगा. तो ये चीज इनडायरेक्ट ही होगी ना. अगर मैं सीधा रजिस्टर से ऑपरेंड ले रही हूँ तो वो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो गया. लेकिन यहाँ पे मैं रजिस्टर से एड्रेस ले रही हूँ
फिर एड्रेस से मैं डेटा फेच कर रही हूँ, तो ये आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। रजिस्टर डायरेक्ट एंड रजिस्टर इनडायरेक्ट सारे रिलेटेड है, सिर्फ पहला अलग था इमीडिएट, जिसमें आपको इमीडिएटली डेटा दिया हुआ है। फिर था डायरेक्ट, जिसमें आपको एड्रेस गिवन होगा, एड्रेस से डाटा मिल जाएगा। फिर है इनडायरेक्ट, जहां पे आपको एड्रेस पे एक और एड्रेस मिलेगा और फिर उस एड्रेस पे आपको डेटा मिलेगा, इनडायरेक्ट। फिर था रजिस्टर, जहां पे आपको एक रजिस्टर गिवन होगा इंस्ट्रक्शन में, उस रजिस्टर से आप अपना डेटा इजीली ले सकते हो। फिर आ गया आपका ये रजिस्टर इनडायरेक्ट, जहां पे आपको इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर दिया होगा लेकिन उस रजिस्टर में एड्रेस होगा, उस एड्रेस से आपको अपना मिलेगा डेटा। सो दिस इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, नेक्स्ट आपका है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। ये सबसे इजी है लर्न करना। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में सिर्फ ऑपकोड मेंशन होता है, यहाँ पे कोई ऑपरेंड गिवन ही नहीं होता, यहाँ पे सारा झंझट ही खत्म है, डायरेक्ट का, इनडायरेक्ट का, इमीडिएट का। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड वो एड्रेसिंग मोड्स होते हैं जिसमें आपके पास यू हैव ओनली ऑपकोड्स, नो ऑपरेंड विल बी स्पेसिफाइड। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक ऑपकोड लिखा हुआ है सीएमए। सीएमए का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। इस ऑपकोड से क्या होगा, एक्यूमुलेटर में जो भी डाटा है उसका हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब 0 को 1 करना और 1 को 0 करना है, और कॉम्प्लीमेंट करके जो भी रिजल्ट होगा उसको वापस से एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करना है। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई ऑपरेंड मेंशन करने की नीड नहीं है। तो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ ऑपकोड गिवन होगा, कोई ऑपरेंड गिवन नहीं होगा। क्लियर है? तो these are your some addressing modes. These are few of the addressing modes. इसके अलावा और भी बहुत हैं, बट हमने कुछ इंपॉर्टेंट से डिस्कस कर रहे हैं और जो रिलेटेड हैं आपस में। इमीडिएट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब बात कर रहे हैं तो वो मेमोरी से बात कर रहे हैं। फिर रजिस्टर वाला अलग से है, रजिस्टर डायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, और एक इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। क्लियर? थैंक यू।